माझी जी की उम्र हो गई है, अब उन्हें आराम करना चाहिए, राम राम कहना चाहिए, तभी उनका बेड़ा पार लगेगा। माझी जी पर उम्र का असर हो गया है, जो राम को नहीं मानते उन्हें नर्क में जाना पड़ता है। अब पूर्व मुख्यमंत्री को राजनीति से संन्यास लेकर के अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहिए। ये बोल हैं बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू के। नीरज कुमार बबलू ने जाने अनजाने में एक बेहद खास और काम की बात बोल दी है। वो ये कि उन्होंने कहा है कि 4 विधायक से ही सरकार नहीं चल रही है और जीतन राम मांझी के लड़के भी इस सरकार में मंत्री हैं, और अगर सरकार गई तो उनका भी ऐशो आराम खत्म हो सकता है। अगर ऐसा होता है, सरकार जाती है तो। आज इस बयान के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि नेगेटिव पब्लिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में जीतन राम मांझी एनडीए छोड़ करके नीतीश कुमार की सरकार गिराना चाहते हैं, या फिर सत्ता में और अधिक भागीदारी की चाह में ये एक गीदड़ भभकी महज है। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और ये जनता जंक्शन शो है। अब जब ये चीज साफ हो गई है कि जीतन राम मांझी ने जो कुछ भी बयान दिया था उसमें उनका निजी अनुभव नहीं था, बस राजनीति का अनुभव था जो उन्होंने काम में लाया है। लाइमलाइट हर नेता की पसंद होती है, और पिछले 10-15 दिनों में जिस तरह की ताबड़तोड़ बहसें हुई है उसने जीतन राम मांझी का काम कर दिया है। अब उसके बाद कुछ सवाल बचते हैं जिन पर बात कर लेना जरूरी है। सबसे पहले कि जीतन राम मांझी का उद्देश्य क्या था। दूसरा कि नीरज कुमार बबलू की उस बात में कितना दम है जो कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी एनडीए नहीं छोड़ सकते हैं। और तीसरा और आखिरी कि नेगेटिव पब्लिसिटी इंडियन और खास करके बिहार की राजनीति में कितना अहम स्थान रखती है। सबसे पहला सवाल, जीतन राम मांझी का उद्देश्य क्या था। जाहिर है मांझी नेता नहीं है, बस वो एक जाति के स्वघोषित ठेकेदार हैं जिनका सत्ता में बने रहना और मीडिया में चर्चा में रहना उनकी राजनीति का राशन पानी है। उनको वक्त वक्त पर अपनी जाति के लोगों को साबित करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि आपकी जाति का आदमी मीडिया में चर्चा में है, और इसके आधार पर किसी भीड़ को मोबिलाइज किया जा सकता है, खास तौर पर जिसके पास शिक्षा और तमाम दुनियादारी से एक लंबे वक्त की गहरी खाई हो। जीतन राम मांझी दुनिया को यह नहीं बता सकते हैं कि अपने परिवार का हित साधने के अलावा उन्होंने अपनी जाति के लिए अपने पूरे राजनीतिक करियर में क्या किया है। 21वीं सदी में भी अपनी जाति के लोगों को सैकड़ों साल के पहले के इतिहास पर भावुक कर देने वाले मांझी नहीं बता पाएंगे कि उन्होंने अपनी जाति के कितने लोगों का कल्याण किया है। और खास करके कमेंट में गाली देने वाले ही बता सकते हैं कि मांझी ने अपने पूरे राजनीतिक करियर में क्या खास किया है, क्या बदल दिया है इतने वर्षों में उन्होंने राजनीति में, इतने वर्षों तक सत्ता में रह करके। उसका इंतजार करेंगे। अब अगला सवाल कि नीरज कुमार बबलू की उस बात में कितना दम है कि जीतन राम मांझी एनडीए नहीं छोड़ सकते हैं। तो इस बात में आधा दम है, आधा नहीं। आपको वो वक्त याद करना चाहिए जब बीते 2020 के विधानसभा चुनाव चल रहे थे, जब जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी तेजस्वी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, और बीते दिनों कुछ दिनों पहले अभी संकेत उन्होंने दिए थे कि यूपी में जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी साथ में चुनाव लड़ेंगे और इसके 50% चांस है कि वो भाजपा के साथ जाएंगे या खिलाफ जाएंगे। और बिहार में भी मामला गड़बड़ा सकता है इसकी वजह से, और तेजस्वी यादव ताक लगाए उसी मौके के इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की तरफ से कुछ ढील ढाल मिले और उनका अपना जो गाड़ी है, जो एक ख्याल चल रहा है कि वो सरकार बना सकते हैं, उसको पटरी पर लेकर के आए, उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करें। लेकिन इनकार इस बात से भी नहीं है कि फिलहाल जो शौको शोहरत है और जो एनडीए का मतलब तमाम चीजें सुविधाएं मिल रही हैं वो एनडीए का हिस्सा होने की वजह से है, और केंद्र में बैठी सबसे ताकतवर पार्टी जो वर्तमान की है उसका साथी होना हर किसी के लिए गर्व की बात है। तो इसके आधार पर यह चीज हम समझ सकते हैं कि जीतन राम मांझी के लिए खास करके ये 50-50% का चांस है कि वो एनडीए छोड़ेंगे या एनडीए के साथ बने रहेंगे। ज्यादातर चांसेस हैं कि कम से कम इस सरकार में तो वो एनडीए के साथ बने रहेंगे। अब आखिरी सवाल कि नेगेटिव पब्लिसिटी इंडियन और खास करके बिहार की राजनीति में कितना अहम स्थान रखती है। तो ये बात जग जाहिर है, सब समझते हैं कि अच्छी खबर से तेज बुरी और नेगेटिव खबर फैलती है। नेगेटिविटी का घनत्व और मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेगेटिविटी ज्यादा होती है। एक नेगेटिव बात के समर्थन या विरोध में 1000 नेगेटिव पॉजिटिव तमाम तरह की बातें निकल करके सामने आती हैं। मीडिया को भी नेगेटिव पसंद है। कुल मिलाकर के नेगेटिविटी एक काम की चीज है, और इतने अनुभव के बाद मांझी जी को भी पता है कि कौन सा पासा फेंक करके खेल कर देना है।
कुल मिलाकर के अगर इन तमाम चीजों को लेकर के कंक्लूजन बनाया जाए कि बीते 15 दिन के घमासान का उपसंहार क्या है, तो जनता को ठगने के क्रम में एक और बार ठगा गया है। और जिस रोज आपको यह समझ में आएगा तब आप यही गा रहे होंगे कि कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। कुल मिलाकर के अगर हम जीतन राम मांझी की इस कवायद को देखें तो इस दौरान जाने कितने मुद्दे दब करके रह गए, चाहे अभी बॉयलर में वहां पर हुआ ब्लास्ट हो, उसके अलावा शराबबंदी को लेकर के तमाम घटनाएं जो हुई हैं जहां पर फेल हुई है शराबबंदी, उसके अलावा नीतीश कुमार की ये पूरी यात्रा जिनमें उनसे कठिन सवाल पूछे जाने थे, जिसमें उनको हर जगह जा करके जब वो जनता के बीच में जा रहे थे तो जनता के जो पिछले 15 वर्षों के सवाल थे जो पूछे जाने थे, जिन पर बात की जानी थी, जिनको पब्लिसिटी मिलनी थी, वो तमाम मुद्दे दब करके रह गए। और जीतन राम मांझी एक फालतू की बात, एक बेवजह की बात को पूरी तरह से तूल दे करके एक नेगेटिविटी का स्टंट तगड़ा किया और उसके जो साया बना उसके चक्कर में तमाम जो जरूरी मुद्दे थे वो दब करके रह गए। यही बीते 10 या 15 दिन जितने भी दिन ये कवायद चली है उसका नतीजा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को साझा भी कर सकते हैं दोस्तों के साथ में। आज की बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं दिन के इन शॉर्ट की तरफ। पहली खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार एक बार फिर से आमने सामने हैं। ताजा मामला मदर टेरेसा के एनजीओ का है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि केंद्र ने मदर टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटीज एनजीओ के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। वहीं एनजीओ ने साफ कर दिया कि उनका कोई भी अकाउंट ना तो फ्रीज हुआ है ना ही किसी तरह की उनके साथ गड़बड़ी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का इस पर कहना है कि उसने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के बैंक खातों को फ्रीज नहीं किया है, बल्कि एनजीओ के विदेशी अंशदान विनियम एक्ट रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल कराने के लिए एक आवेदन भेजा गया था, जिसे संस्था ने इनकार कर दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी के एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल को आगे नहीं बढ़ाने की बात की गई है, क्योंकि एनजीओ की ओर से एफसीआरए यानी विदेशी अंशदान विनियम एक्ट 2010 और एफसीआरए यानी विदेशी अंशदान विनियम नियम 2011 के तहत दिया गया आवेदन पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करता है, जिसके चलते 25 दिसंबर 2021 को रिन्यूअल को अस्वीकार कर दिया गया था। गृह मंत्रालय ने कहा कि एनजीओ मिशनरीज ऑफ चैरिटी का रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर 2021 तक वैध है। और इसको लेकर के तमाम कल अगर आप देखेंगे तो इंटरनेट पर बहस मची थी, लेकिन ये चीज जो सच्चाई है। इसके अलावा एक खबर उत्तर प्रदेश से नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री मोदी आज कानपुर के दौरे पर हैं। पीएम ने मेट्रो ट्रेन का सफर करके मेट्रो की सौगात कानपुर वासियों को दी है। इसके साथ ही आईआईटी के दीक्षांत समारोह में पीएम ने छात्रों को डिजिटल डिग्री और पदक प्रदान किए हैं। पीएम के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी भी शामिल हैं। मोदी ने इस दौरान कहा कि कानपुर मेट्रो के पहले चरण का आज लोकार्पण हुआ। आगरा मेट्रो पर भी काम चल रहा है। जिस स्पीड से यूपी में मेट्रो का काम हो रहा है वो अभूतपूर्व है। इस दौरान उन्होंने कुछ आंकड़े बताए। साल 2014 में उन्होंने बताया कि साल 2014 से पहले यूपी में कुल 9 किलोमीटर की मेट्रो थी, जो साल 2017 में हुई 18 किलोमीटर। और आज भाजपा सरकार का इफेक्ट है कि कानपुर को मिला दें तो यूपी में 90 से ज्यादा किलोमीटर लंबी मेट्रो चल रही है। आज योगी सरकार ऐसे काम कर रही है, तभी लोग कहते हैं कि फर्क साफ दिखता है। पहले देश के 5 शहरों में मेट्रो की सुविधा थी, आज अकेले यूपी के 5 शहरों में मेट्रो चल रही है। इसके अलावा एक खबर सोशल मीडिया से जुड़ी हुई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर विवादित बयान देने वाले संत कालीचरण महाराज ने एक और वीडियो जारी करके सनसनी फैला दी है। गांधी जी को गाली देने के आरोप में कालीचरण महाराज के खिलाफ रायपुर में केस दर्ज हुआ था, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर कालीचरण ने दोबारा से 8 मिनट का एक वीडियो जारी कर दिया। साथ ही उसने कहा है कि महात्मा गांधी को गाली देने का मुझे कोई अफसोस नहीं है, मुझे फांसी पर भी चढ़ा दिया जाएगा तो मेरे सुर बदलने वाले नहीं है। इसके अलावा एक खबर कानपुर से। कानपुर में स्वच्छता अभियान को लेकर के आदर्श नगर के रहवासियों और सोसाइटी फॉर पब्लिक इंटरेस्ट के बैनर तले अनूठा विरोध प्रदर्शन किया गया। सोसाइटी फॉर पब्लिक इंटरेस्ट के अध्यक्ष पीयूष शर्मा द्वारा वार्ड वासियों के साथ मिलकर के गंदगी के बीच प्रतीकात्मक रूप से कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह और सीएमओ शैलेश अवस्थी की नेम प्लेट लगा करके उन्हें गंदगी की जो क्षेत्र है उसमें दिखाया गया और इस गंदगी को दूर करने के उचित कदम उठाए जाने की मांग करी और उनकी नेम प्लेट लगी हुई कुर्सियां भी ले जाकर के गंदगी के बीच में रख दी गई। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। उड़ीसा फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने उड़ीसा में एक गैंगरेप के आरोप को फर्जी पाने के बाद कोर्ट ने सभी 4 आरोपियों को छोड़ दिया और साथ ही स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। घटना बीते साल 2020 के मई महीने की है। तब महिला की शिकायत पर फूलबनी जिले के सदर थाने में मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पाया कि महिला ने कई बार अपने बयानों में बदलाव किया है। कोर्ट ने पाया कि एफआईआर
एफआईआर दर्ज करवाने के दौरान और धारा 164 के दौरान जो बयान दर्ज हुआ उसमें विरोधाभास था। 164 वो होता है कि जब ऐसा कोई केस आता है तो जो कानून के समक्ष जाकर के अपना बयान दर्ज करवाया जाता है, अदालत के सामने वो होता है। सुनवाई के दौरान महिला ने कोर्ट को बताया कि उसके साथ गैंगरेप नहीं हुआ था और उसके इस बयान और पूरे मामले की जांच के आधार पर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के जज ने चारों आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए रिहा करने का निर्देश दिया और साथ ही झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाने वाली महिला के खिलाफ आईपीसी की धारा 193 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का भी आदेश दिया गया। इसके अलावा कथित पीड़िता, जो अब तक पीड़िता थी, उसके लिए जो वित्तीय सहायता दी जाती है उसको भी कोर्ट ने रोक दिया। उस महिला के वकील विजय मोहंती ने बताया कि महिला ने खुद शिकायत नहीं लिखी थी, उसने केवल हस्ताक्षर किए थे। मजिस्ट्रेट के सामने वो अपने पहले के बयान को याद नहीं कर पा रही थी। इसी के आधार पर कोर्ट को उसके बयान में विरोधाभास लगा और जिसके बाद कोर्ट ने चारों आरोपियों को रिहा कर देने का आदेश दे दिया है। हालांकि अभी ये चीज नहीं हुआ है कि उनके साथ जो कुछ भी नुकसान हुआ है, जो सामाजिक उनकी प्रतिष्ठा का हनन हुआ है इस दौरान, जो उनके करियर का नुकसान हुआ होगा, और साथ ही साथ गैंग रेप जैसी गंभीर धाराओं में झूठा मुकदमा दर्ज करवाए जाने पर कोई कठोर कानून बनाने की दिशा में भी ऐसी घटनाओं के बाद बात की जानी आवश्यक है, जिसको लेकर के अदालतें बात नहीं कर रही हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत। कहते हैं कणाद ऋषि के जीवन के अंत में उनके शिष्यों ने उनसे अंतिम अवस्था में प्रार्थना करी कि कम से कम इस समय तो परमात्मा का नाम ले ले। महर्षि कणाद परमात्मा का नाम नहीं लिया करते थे, तो कणाद ऋषि के मुंह से निकला पीलवह पीलवह पीलवह, अर्थात परमाणु परमाणु परमाणु। महर्षि कणाद का परमाणुओं की गुत्थी सुलझाते जीवन बीत गया। दरअसल वो कहते थे कि बिना कारण के नाश हुए कार्य का नाश नहीं हो सकता है। बहुत छोटी सी बात है लेकिन समझने वाली बात है कि जब तक कारण नष्ट नहीं होगा तब तक जो कार्य किया जा रहा है वो नष्ट नहीं होगा। सृष्टि की तरह संहार के लिए भी परमाणु में ही क्रिया उत्पन्न होती है और परमाणु तो नित्य है, उसका नाश नहीं होता है, किंतु दो परमाणुओं के संयोग का नाश होता है और फिर उसमें उत्पन्न द्रव्यणुक रूप कार्य का तथा उसी क्रम में त्रणुक और चतुर्गुणुक तथा अन्य कार्यों का भी नाश होता है। काफी गंभीर बात है। महर्षि कणाद का पूरा जीवन परमाणु की रिसर्च को लेकर के, परमाणु के बारे में नए नए अनुसंधान करते हुए बीता और विज्ञान जगत में उनका काफी इस चीज के लिए सम्मान भी होता है। और आज जो कुछ भी दुनिया में हम परमाणु का रिसर्च कर रहे हैं, परमाणु के बारे में जान समझ रहे हैं और उसको इस्तेमाल में ला रहे हैं, उसमें महर्षि कणाद का काफी बड़ा योगदान है। आप भी पढ़ने और समझने की कोशिश करिए। बाकी मौज करिए। ये आज का जनता जंक्शन शो था। हमें दीजिए इजाजत। अगर कार्यक्रम पसंद आता हो तो इसको शेयर भी करा करिए। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश है, मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। शुक्रिया।